So dear students, today we are going to discuss the previous topic further. That was the correct use of verb. Our next point is that following verbs are generally not used in continuous or perfect continuous tenses. There are some verbs that belong to our senses. Normally, we don't use them in perfect continuous or continuous tenses. They are not considered. Uh, we should say that very formal if we are going to use them in continuous tenses, या हम ये कह सकते हैं कि उनको अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो वो अच्छे या एक वेरी फॉर्मल कंसिडर नहीं किया जाता. इफ आई से दैट आई एम फीलिंग, दैट इज़ नॉट अ गुड वे टू से. वी शुड से दैट आई फील. इसी तरह से अगर सी है, हियर है, स्मेल है, लुक है, अपीयर है, सीम और इस तरह के जितने भी ये वर्ड्स यहाँ पे मेंशन हैं जो कि मेंशन है, अगरचे हम यूज़ कर लेते हैं बट एक्यूरेट या हम ये कहें कि वेरी फॉर्मल वे ये नहीं है लिखने का. इनको आप कंटिन्यूस टेंसेस से अवॉइड करें यूज़ करते हुए. नेक्स्ट वन है इफ़ द वर्ब नो फॉलोज एन अदर वर्ब इट एन अदर वर्ब मस्ट प्रीसीड हाउ टू. अब देखें जब हम नो की बात करते हैं एंड व्हेन स्पेशली इट इज़ टॉकिंग अबाउट सम स्किल, इट इज़ टॉकिंग अबाउट सम लर्निंग, किसी लर्निंग के बारे में, स्किल के बारे में बात कर रहे हैं, तो देन वी शुड राइट हाउ टू. हाउ टू का वर्ब साथ ज़रूर लगाना चाहिए. यानी जहाँ पे हम लर्निंग की या स्किल की बात कर रहे हों तो वहाँ पे ये हाउ टू के साथ आना चाहिए वर्ब. इफ़ आई वांट टू से दैट आई नो हाउ टू स्विम, अगर मैं इसकी जगह ये कहूँगा आई नो टू स्विम, दैट विल बी रॉन्ग. फॉर्मल वे में या करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं होगा. एरर इसमें कंसिडर की जाएगी. व्हेन आई से दैट आई नो हाउ टू ड्राइव, तो हाउ टू ड्राइव दैट विल बी द करेक्ट फॉर्म. आई नो हाउ टू हेल्प द पुअर, तो ये भी इसी तरह से. तो जितने भी स्किल्स वाले वर्ब्स होंगे यानी जिसमें हम नो को स्किल के साथ यूज़ करना चाह रहे हैं, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे कोई स्किल या कोई टेक्निक है जो कि आती है, काम करना आता है. आई नो हाउ टू राइट एंड रीड, राइट. तो इन सब में वी आर गोइंग टू यूज़ हाउ टू आफ्टर नो. शी इज़ वेल मैनर्ड एंड शी नोज हाउ टू बिहेव विद अदर्स, राइट. The verbs discuss, describe, order, request, consider, term, depict, normally depict, call, name, resemble, etc. are generally not used with preposition. आमतौर पर इनको हम preposition के साथ यूज़ नहीं करते. डायरेक्ट इनके साथ जो आगे ऑब्जेक्ट आता है उसको हम पुट करते हैं इन जनरल. इन मोस्ट ऑफ दिस केसेस, हैव यू डिस्कस द प्रॉब्लम, राइट, विद एनीवन. डिस्कस द प्रॉब्लम मीन के ऑब्जेक्ट जो आएगा वो डायरेक्ट उसके साथ हम लगाएंगे. माई पेरेंट्स मे बी रिजेंबल्ड आर ट्री, रिजेंबल विद, sometimes students use with to, with resemble, that is quite wrong. ये हमने यूज़ नहीं करना. resembled a tree that which gives a school shade. she requested me, यानी इसमें भी हम देख लें requested to me, बस स्टूडेंट्स यहाँ पे लगा देते हैं. that is quite wrong. they named their son, they named their son as, कुछ लोग as यहाँ पे साथ पुट कर देते हैं प्रपोजिशन, वो ज़रूरत नहीं है. इनफॉर्मल वे में और लॉन्ग वे में कंसिडर किया जाएगा ये. ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ, अब यहाँ पे भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह से करते हैं कि कंसिडर के साथ एज पुट कर देते हैं. ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज एन एक्सपर्ट, अगर आपने ये लगा दिया तो दैट विल बी रॉन्ग. आपने इसके साथ एज पुट नहीं करना. लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे वी शुड से दैट इसके साथ कुछ और वर्ब्स हैं जिनमें बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स प्रपोजिशन नहीं लगाते जबकि वहाँ पे प्रपोजिशन की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल the verbs define, mention, regard are usually used with preposition as, इसके साथ as लगाते हैं. Life imprisonment is defined as 60 years under state law. The advertisement depict smoking as glamorous, right. He regards himself as patriot, as a patriot, right. अब यहाँ पे आपने नोट किया कि जो कंसीडर है और रिगार्ड है दोनों ऑलमोस्ट सेम मीनिंग में यूज होते हैं. मतलब ये है कि कंसीडर किया जाना, किसी को रिगार्ड करना, ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग्स हैं. बट कंसीडर के साथ जब हम लगाएंगे तो उसके साथ एज नहीं लगाएंगे, प्रपोजिशन यूज नहीं होगी. जब रिगार्ड लिखेंगे तो उसके साथ प्रपोजिशन यूज करना मस्ट है. तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके हम जनरली यूज करने में थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं. या जैसे इसमें एक और वर्ड भी है, अटैक का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ऑन लगा देते हैं. ही अटैक ऑन द एनिमी यूज़ कर लेते हैं. दैट इज़ आल्सो रॉन्ग. यहाँ पे मेंशन नहीं है बट स्टिल वी शुड कंसीडर दैट. यहाँ पे शायद वर्ब मेंशन हो. आपने माइंड में रखना है कि अटैक के साथ ऑन नहीं लगाना. ही अटैक द एनिमी, अटैक ऑन द एनिमी अगर करेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग. तो इस तरह के और भी बहुत सारे वर्ब हो सकते हैं बट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस
ones that are most common, तो जो ज़्यादा यूज़ होते हैं हमने उनको कॉमनली यूज़ होते हैं उनको हमने कंसिडर कर लिया। अब कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं, यानी उनकी फॉर्म्स कुछ वर्ब्स की सिमिलर हैं या कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनकी आगे वर्ब की फॉर्म्स जो हैं वो मिलती जुलती हैं, यानी समटाइम इट हैपन्स दैट कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं कि वर्ब की वी शुड से दैट के सेकंड फॉर्म वर्ब की और किसी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों सिमिलर हो सकती है, दे कैन कंफ्यूज। तो इनके मीनिंग्स क्वाइट डिफरेंट हम यूज़ करते हैं या डिफरेंट वे में उनके मीनिंग होते हैं और वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, उनको जरा हम देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। द वर्ब ले एंड लाई आर समटाइम कंफ्यूज्ड विद ईच अदर। अब यहाँ पे देखें कि लाई और ले दोनों जो है वो डिफरेंट सेंसेस में यूज होते हैं, लेकिन हम बाज़ औक़ात उनको कंफ्यूज कर देते हैं या समटाइम स्टूडेंट्स जो है इनको आपस में लिखते हुए मिक्सअप कर देते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ले का मतलब होता है पुट समथिंग डाउन, किसी चीज़ को नीचे रखना, राइट। ये फर्स्ट फॉर्म है और इसके सेकंड फॉर्म है लेट और लेट। जैसे मैं कहता हूँ ही laid his hand on the table, right? He laid his book on the table, right? तो इसमें हमने सेकंड फॉर्म हमने यहाँ पे यूज़ की है। अब इसके साथ एक वर्ड होता है लाई। लाई जो है वो एक डिफरेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है लेटना, खुद सोना, ठीक है, या खुद को लेटाना। तो उसमें लाई की सेकंड फॉर्म जो होती है ले और लेन उसकी थर्ड फॉर्म होती है, राइट। तो उसमें हम यूज़ करते हैं ही ले देयर, ही ले देयर ऑन द फ्लोर, सपोज अगर इस तरह से है तो वो लाई की सेकंड फॉर्म ले है, राइट। और फिर लेन उसकी थर्ड फॉर्म है, तो वो दैट इज क्वाइट डिफरेंट। अब इसी तरह से वर्ब है हैंग। हैंग को भी हम डिफरेंट सेंसेस में यूज करते हैं। द वर्ब हैंग इज यूज्ड इन टू सेंसेस विद डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स। हैंग, एक हैंग का मतलब होता है किसी चीज़ को फासन करना या उसको अटैच करना फ्रॉम अबव और नियर इट्स टॉप, ठीक है, उसके टॉप के नज़दीक से उसको हैंग करना यानी लटकाना, उर्दू में हम इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे। तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है हंग और हंग। और एक और वर्ब हमारे पास है हैंग, उसकी भी फर्स्ट फॉर्म हैंग है, लेकिन उसका मतलब होता है टू पुट टू डेथ बाय सस्पेंडिंग बाय द नेक फॉर्म फ्रॉम गैलोस, राइट। तो यानी किसी को फांसी पे लटकाना उस सेंस में यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी फॉर्म जो होती है वो हैंग फर्स्ट फॉर्म है और फिर हैंग्ड और हैंग्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म है। Now, verb fall and fell may confuse as they mean two different actions. अब fall और fell आमतौर पर हम ये करते हैं कि fall की सेकंड फॉर्म fell होती है और fallen उसकी थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ अचानक यानी आप गिरते हैं नीचे, टू वी शुड से दैट ड्रॉप सडनली टूवर्ड्स फ्लोर टूवर्ड्स डाउनवर्ड, या इस तरह का हम मीनिंग इसमें लेते हैं। लेकिन इसकी फॉर्म होती है fall, fell और fallen, जहाँ के जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। अब दूसरा वर्ड है एक fell, यानी उसकी फर्स्ट फॉर्म फैल है, उसका मतलब होता है कास्ट टू फॉल, किसी चीज़ को नीचे गिराना, कट डाउन काटना, यानी कोई दरख्त है या कोई इस तरह की चीज़ है तो उसकी फॉर्म होती है फेल, और उसके बाद फिर है फेल्ड और फेल्ड उसकी फॉर्म है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट थर्ड में ये लाई के मेंशन किया हुआ है। लाई का मतलब होता है टू बी पुट योर सेल्फ इन अ फ्लैट और हॉरिजेंटल पोजिशन, और इसकी फॉर्म होती है ले और लेन। अब हम इनके आगे देख लेते हैं, सेंटेंसेस यूज कर लेते हैं। शी लेड अ हैंड ऑन माई आर्म। तो अब यहाँ पर लेड अ हैंड ऑन माई आर्म का मतलब है ये हमने ले यानी फर्स्ट फॉर्म यूज की है और सेकंड फॉर्म लेड और लेड हम यूज कर रहे हैं। यानी इसका मतलब होता है किसी चीज़ को नीचे रखना, किसी चीज़ को कोई भी चीज़ है यानी टेबल पे रखना, अपना हाथ किसी पे रखना, राइट, इस तरह से। अब उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म है द कैट ले फास्ट एस्लीप बाय द फायर। अब यहाँ पे द कैट अगर हम लेट करेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि कैट जो है वो सोने है, तो उसके लिए ये ऊपर वाला जो अभी हमने यूज़ किया लाए यानी लेटना उसके सेंस में है, और ले उसकी सेकंड फॉर्म है और लेन फिर थर्ड फॉर्म है। तो अब यहाँ पे हम द कैट ले फास्ट अस्लीप बाय द फायर। तो डियर स्टूडेंट्स, यू आर नॉट गोइंग टू बी कंफ्यूज विद द सेकंड फॉर्म ऑफ लाई एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ले, यानी दोनों एक डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट थिंग्स हैं, बट ये कंफ्यूज कर सकती हैं। तो इसको आपने अपने माइंड में रखना है, या ये एरर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंसेस में भी आ सकती हैं। यानी वो ये कर सकते हैं कि करेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एरर का पैराग्राफ दिया हुआ है तो उसमें वो कैट के साथ लेट का लफ्ज लगा सकते हैं, द कैट लेट फास्ट एस्लीप, तो दैट विल बी रॉन्ग। तो आपने उसको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होगी, द कैट लाए और ले यानी उसके सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अब यहाँ पे इसी तरह से ही फेल्ड आर ट्री यस्टरडे। अब मोस्टली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि गिराने के लिए भी फाल का ही उसको यूज करते हैं। फाल का मतलब होता है खुद ब खुद गिरना नीचे, तो उसके लिए फॉर्म है सेकंड फॉर्म है फेल और थर्ड फॉर्म है फॉलन।
और जब हम बात कर रहे होते हैं इसकी गिराने की बात करते हैं, किसी को गिराना, तो उसके लिए फेल्ड और फिर फेल्ड ईडी के साथ उसके सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जब हम यूज़ करेंगे ही फेल्ड एक्चुअली यस्टरडे, तो ही फेल्ड लिखेंगे। यहाँ पे अगर फेल करेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग, जो कि फॉल की सेकंड फॉर्म है, उसका मतलब पता है खुद ब खुद गिरना, कोई चीज़ नीचे गिरना। दे हंग द पिक्चर फ्रेम्स ऑन द वॉल। अब यहाँ पे हैंग को हमने यूज़ किया यानी सेंटेंस है। अब यहाँ पे हैंग्ड अगर करेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग। तो आपने सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से आइडिया लगाना होगा कि आप किस तरह से उसको यूज़ करने जा रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली फिर आपने उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। इसी तरह से एक और बहुत कॉमनली यूज़ होती है राइज और रेज। ये भी टू डिफरेंट फॉर्म्स हैं। राइज का मतलब होता है उठना, जागना, उसके सेंस में यूज़ कर रहे हैं, या कोई चीज़ खुद से मतलब हम उठ रहे हैं या हम राइज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड राइज। उसकी फॉर्म्स होती हैं राइज, अरोज, अराइजन, राइट। और इसी तरह से दूसरी फॉर्म है जो कि रेज है। रेज का मतलब होता है व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग राइज, यानी आप किसी चीज़ को उठा रहे हैं, तो उसमें राइज, उसमें रेज, रेज्ड और रेज्ड उसकी फॉर्म्स हैं, राइट। तो वो भी टू डिफरेंट थिंग्स हैं, यानी खुद से उठने जैसे राइज, आई राइज, ठीक है, तो ये उठने के सेंस में मैं उठता हूँ, राइट। लेकिन अब रेज जो है इसका मतलब किसी चीज़ को उठाना। आई रेज द वी शुड से दैट सम कर्टन, आई रेज द मोबाइल अबव द टेबल, राइट, इस तरह से। तो उसमें किसी चीज़ को उठाना होता है, राइट। तो टू डिफरेंट सेंसेस में ये भी यूज़ होते हैं और इनकी फॉर्म्स भी डिफरेंट हैं। अब कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो कि हम करेक्ट फॉर्म में यूज़ नहीं करते, या उनके आगे जो यूजेज है वो हम करेक्टली नहीं करते, उसको रॉन्ग सेंस में यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड है स्कोर, मेक, टेक, गिव, एक, दर्द के लिए, राइट। तो देर अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट्स, यानी उनको अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ नहीं करते, यानी उनके बाद जो हम ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं दे आर नॉट इन अप्रोप्रिएट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, अगर हम देखते हैं आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू मेक जोक्स, यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक जो है वो स्टूडेंट्स ये करते हैं कि कट जोक्स लिख देते हैं। कट जोक इज़ नॉट अ राइट फॉर्म। फॉर्मल इंग्लिश में वंस अगेन मैं आपसे दोबारा यही कहूँगा कि आप एक इंग्लिश होती है जो आप स्पोकन में आप कर जाते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम फॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं, जब हम एकेडमिक इंग्लिश की बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स उसमें ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ती हैं कि फॉर्मली एकेडमिकली वी आर राइटिंग द राइट इंग्लिश, यानी करेक्ट इंग्लिश यूज़ कर रहे हो। तो एकेडमिकली जब आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इस तरह से करेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग। हो सकता है स्पोकन में इनफॉर्मल वे में जब आप उसको बोलें तो वो राइट कंसिडर की जाए या प्रेवलेंट हो सोसाइटी में, वो इस तरह से चल रहा हो। लेकिन फॉर्मल राइटिंग की हम बात कर रहे होते हैं, जब भी हम इस तरह की बात करते हैं यू मस्ट कीप इन माइंड दैट वी आर टॉकिंग एज फॉर्मल इंग्लिश। तो आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू मेक जोक्स, यानी कट जोक्स अगर करेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग। अगर कहीं पे आपको पैराग्राफ में कट लिखा हुआ है तो दैट विल बी रॉन्ग, और आपने उसको करेक्ट करके करेक्ट यूज ऑफ वर्ब करना है, मेक जोक्स लिखेंगे। इफ़ आई फेल इन दिस एग्जामिनेशन आई विल टेक द नेक्स्ट। अब यहाँ पे भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा कॉमन है कि वो एग्जामिनेशन इंग्लिश में जब हम यूज़ करेंगे तो टेक द एग्जामिनेशन का मतलब है इम्तिहान देना। और जब हम इम्तिहान लेने की बात करते हैं, इफ़ सम टीचर इज सेइंग दैट वो इम्तिहान ले रहा है, तो इट मीन्स कि वो गिव देगा, गिव का वर्ड यूज़ करेगा। और जब स्टूडेंट इम्तिहान दे रहा होता है जो कि उर्दू में है, लेकिन इंग्लिश में फिर वो टेक होगा। इसके बाद नेक्स्ट है द टीचर विल गिव यू अ टेस्ट टुमारो, राइट। और इसी तरह से टेक द नेक्स्ट, टीचर जो है वो गिव होगा और स्टूडेंट्स के लिए टेक होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में ही स्कोर्ड अ गोल अगेंस्ट आवर टीम। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, स्कोर की जगह मेक कर देते हैं, मेड अ गोल। हो सकता है इन फॉर्मल इंग्लिश में ये करेक्ट कंसिडर किया जाए, बट इन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज क्वाइट रॉन्ग। अब नेक्स्ट पार्ट है इसी तरह से माई टूथ इज एकिंग वेरी बैडली। तो इसमें भी इसी तरह से माई टूथ इज पेनिंग। पेनिंग का वर्ड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं और ये कॉमन एरर है। अक्सर इस तरह से सेंटेंसेस में, पैराग्राफ्स में मेंशन होता है जिसको आपने करेक्ट करना होता है। पेन इज़ नॉट यूज्ड एज अ वर्ब। तो पेन जो है आमतौर पर एज अ नाउन ही इन जनरल यूज़ होता है, तो इसमें टूथ के साथ एकिंग लगाएंगे। जब भी आप दर्द होने को एज अ वर्ब यूज़ करना चाहेंगे तो एकिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। प्लीज़ मेक अ स्पीच। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स जो है वो कट अ स्पीच या इस तरह का कोई और वर्ड यूज़ कर सकते हैं। मेक अ स्पीच जो है ये करेक्ट फॉर्म है। अब रिफ्यूज़ और डिनाई, इसमें क्या फ़र्क है? रिफ्यूज़ का मतलब होता है यानी किसी बात से इनकार कर देना, टू से दैट यू विल नॉट डू समथिंग, यानी आप बातों में कुछ कह रहे हैं कि आप ऐसा
नहीं करेंगे, इनकार करेंगे, यानी आपको कोई कहता है कि मेरा ये काम करें तो आप कहेंगे यू रिफ्यूज टू डू इट, यानी आप इनकार कर देते हैं करने से। अब डिनाई का क्या होता है? डिनाई होता है कि किसी हकीकत से, यानी आपने कोई एक्शन ऐसा किया है उससे आप इनकार कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिनाई। ही रिफ्यूज टू ओबे माई ऑर्डर्स, राइट, यहाँ पे रिफ्यूज बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम शी डिनाइड टू से समथिंग इज नॉट ट्रू, यानी यहाँ पे डिनाई का मतलब है कि कोई चीज़ यानी कोई एक्शन जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं या आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और आप उसको कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, तो उसके लिए फिर हम डिनाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। शी डिनाइड ऑफ स्टीलिंग, और उसमें फिर साथ ऑफ यहाँ पे आपने यूज़ किया, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड how we can make a correct use of verb in our sentences, in our paragraphs, and I think we have discussed it very well. And we have discussed the things that are very common, that we should say that errors that we commonly commit in our writing. So we have discussed them, and I hope that you have uh, found them very well, and you have grasped the meanings and grasped the purpose of all that, how to make the correct use of verb. Here we are going to stop it, and next we shall discuss the another topic. Right now we are going to stop it.